बताओ दीदी आपके जर्नी के बारे में आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे उस जगह पे समझें कि अगर मेरी स्टोरी से मेरी जो जीवन की कहानी है उससे आपको कुछ सीखने को मिला और आप जानना चाहते हो। सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी टीम को, मुस्कान दी को, हम उनसे पहले मिल चुके हैं, अच्छा लगा उनके आप लोग के काम के बारे में जाने। और साथ ही अब भी हम सेकंड बार आप लोग से मिल रहे हैं। तो अभी मुझे ये बताइएगा कि जो मेरी जर्नी रही है मेरी लाइफ से रिलेटिव और अभी मैं क्या कर रही हूँ, सो ये मैं बताऊं या आप लोग किस साइड से सवाल आएंगे उस पे मुझे टिप्पणी देने क्या करनी थोड़ा जैसे कि समझ दीदी पाए आप? आप बताओगे ना तो वैसे ही हमें सवाल आएंगे दीदी, क्योंकि पहले नेक्स्ट बार जो हमने बात की थी तब तो हमने खुद आपको क्वेश्चन किए थे, लेकिन इस बार आप हाँ। बोलो फिर हमारे माइंड में आते रहेंगे, फिर हम आपसे पूछते रहेंगे। हम्म। ठीक है दीदी। ठीक है, ओके, ठीक है। ओके ओके, डन डन। ठीक है। मेरा नाम कुंती है। मैं पटना से हूँ। एक छोटे से गांव टरमा पुनपुन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक ही आवाज वहाँ पे काफी है। उस क्षेत्र में मैं रही बड़ी बड़ी। और मेरी फैमिली में कोई एजुकेटेड नहीं था। और जो मैं जैसे कि मैं बताया कि जहाँ मैं जन्म ली हूँ वो एससी समुदाय है। और वहां पे लोग शिक्षित ज्यादा नहीं थे, और उसमें एक मेरी ऐसी लड़की पैदा होना कि उसको दीदी आवाज आ रही। थोड़ा आप आराम से हो रहे क्योंकि हम्म। यहाँ पे नेटवर्क कट रहा है ना दीदी, तो आप अचक भी रहे ओके हो ओके, फास्ट तो आपकी से। आवाज बहुत फास्ट आ रही है, तो थोड़ा हाँ। आराम से बोलो दीदी। ठीक है दीदी। ठीक है। ओके। ओके ओके ओके। um मैं एक दलित परिवार से बिलोंग करती हूँ। और मेरी जो समुदाय है वो आसपास सारे उसी समुदाय से हैं। और वहाँ पे कोई एजुकेटेड नहीं थे, और उसमें मेरा की एजुकेशन की और कदम कि अगर हमारे फैमिली में कोई नहीं पढ़ाई लिखाई किए लेकिन मुझे पढ़ना है, ये मेरी एक चाह थी। हमने वहां से शुरू किया कि अगर हमारे फैमिली हम वैसे घर से पैदा लिए कि जहाँ पे एक टाइम खाने को खाने मिलते थे, दूसरे टाइम खाने के लिए सोचना पड़ता था वैसे फैमिली में। और ऊपर से मेरी जो चाह रही कि मुझे पढ़ने हैं, तो फैमिली का इशू आता था कि अगर आपको मैं पढ़ाऊंगी तो खाना कैसे खिलाऊंगी, मेरी जो कमाई है वो आपके खाने में ही चले जाते हैं। तो उस समय भी मेरा ऐसा था कि हम खाना तो कम में पड़ना है। दिक्कतें रही। और वो होती है ना कि जहाँ एक बात होती है, कहावत भी है कि आपके अंदर अगर चाह होती है तो वो जो राह होती है ना खुद बनते जाती है। तो वैसे हुई हमारे साथ कि हमारे अंदर एक चाह थी और राह ऑटोमेटिक हमने जो सोचा और बनते गई। तो कुछ समय बाद ही एक संस्थान आई वहां पे, जो कि ऐसे बच्चे जो दलित वर्ग के बच्चे थे जो पढ़ना चाहते थे उनके लिए एक संस्था खुली। वहां पे फ्री में एजुकेशन दिया जाता था। तो मेरे लिए एक अच्छा मौका था कि मैं पढूं और मैं अपने सपनों को साकार कर सकती हूँ कि मैं गरीब घर से पैदा ली हूँ लेकिन मैं गरीब नहीं मरूंगी। और मैं अशिक्षित तो नहीं होंगी बाकी परिवारों की तरह, बाकी फैमिली की तरह। तो हमने वहां मैं जाती थी और हमारे पापा समथिंग 7-8 तक पढ़े थे। तो उनकी एक फूटा सा स्लेट जो होता है ना, जो मिट्टी का स्लेट आता था पहले, वो फूटा स्लेट लेके मैं पढ़ने के लिए गई थी। लेकिन वहां पे जो हमारे हमसे बड़ी बड़ी बोली। फिर कहाँ पढ़ने जाती थी, कोई संस्था ये आप संस्था का नाम क्या था दीदी? उसका हाँ नाम हाँ, मैं बताती हूँ। संस्था का नाम नारी गुंजन, सुधा वर्गीज का। ठीक है। सुधा वर्गीज केरला से हैं और बिहार में ऐसे दलित बच्चों के लिए वो आती हैं। और वहाँ पे एक संस्था खुली जो बहुत बड़ी एजुकेशन के लिए और बहुत सक्सेस रही। वहां से हमने पढ़ाई के लिए स्टार्ट किया। और जो हमसे बड़ी दीदियां रहती थी वहां पे, वो हमें क्लास में नहीं जाने देते थे कि तुम्हारे लिए नहीं है, हम लोग के लिए है, बड़ों बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है।
तुम तो अभी नहीं पढ़ सकती हो यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं 2-3 बार कंटिन्यू गई, तो जो जो वहाँ की जो पढ़ाने के लिए टीचर होती हैं वो मुझे सवाल की कि क्या बात है बेटा, तुम आती हो चली जाती हो, आती हो चली जाती हो। तो मैंने उनको अपनी सारी बात बताई कि मैं ऐसे घर से हूँ, मुझे पढ़ना है और ये मौका मुझे लगता है कि मुझे पढ़ा सकता है, और मैं आती हूँ तो जो दीदी लोग वो मुझे भगा देती है, पर मैम मुझे पढ़ना है। उन्होंने मेरा बात सुन के मेरी एडमिशन ले लिया और बोला कि कल से तुम हम क्लास आओ। तो मेरे पास जो फूटे स्लेट थे, मैंने जो बताया पापा का, मैं उसी स्लेट लेके मैं पढ़ने जाने लगी। तो फिर कॉपी किताब के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे उस समय। सो कि नारी गुंजन से मुझे कॉपी कलम और बुक्स वगैरह मिले, तो मैं वहां से पढ़ना शुरू की। वैसे ही पढ़ते पढ़ते मैं 5 क्लास तक वहां पढ़ी। मतलब 5 क्लास तक पढ़ी, लेकिन कुछ सालों बाद ऑर्गेनाइजेशन वो बंद होने को चला वहां से। अ, तो ऐसा था कि अभी वो ऑर्गेनाइजेशन बंद होने लगा तो हमारी क्या होती, एजुकेशन से जाती। सरकारी में हमारी एडमिशन नहीं थी, सरकारी स्कूल में वहाँ की ही संस्था की ही अकॉर्डिंग मैं 5 क्लास में उस समय गई। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देती हूँ, लेकिन ये अब यहाँ से खत्म होने वाली है। सो उन्होंने मेरी एडमिशन के लिए बहुत प्रयास की। सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं होता था क्योंकि वो लोग कहते थे आप दलित घर की लड़की हो, आपके फैमिली में कोई पढ़े लिखे नहीं है, पापा के लेके आओ, भैया के लेके आओ। और वो लोग हमारे साथ नहीं जाते थे पढ़ाई के नाम पे कि क्या पढ़ के करना है, ऐसा वैसा। मैं अकेले ही जाती थी। सो की मेरी एडमिशन नहीं होती थी, और एडमिशन फी वहां पे 25 रुपए लगते थे, और 25 रुपए मेरे पास उस समय नहीं थे। बहुत मुश्किल था 25 रुपए भी अपने लिए रखना एडमिशन के लिए। तो हमारे यहाँ एक और मेरे पापा पंचर के दुकान करते थे, साइकिल वो होते हैं उसका पंचर। तो एक हवा भरने की मशीन आती है वो हमारे यहाँ थी। तो मशीन के पैसे से 8 आना, जो 50 पैसा बोलते हैं, वो 50 पैसे मुझे मिलते थे। कोई भी आता था कस्टमर भरने तो 50-50 रुपए में इकट्ठा करके गुल्लक में, वैसे करके मैंने 25 रुपए इकट्ठा कर लिया। अब खुद से फिर जाके एडमिशन करवाया कि लीजिए मेरे पास पैसे हैं, मेरे फैमिली नहीं आ रहे तो क्या, आप मेरे से जो भी सवाल कर सकते हैं कीजिए, मेरे पास पैसे भी हैं और मेरी एडमिशन लीजिए। तो उन्होंने मेरे से कुछ सवाल किया, फिर पैसे मेरे पास थे, फिर मेरी एडमिशन उन्होंने 1 क्लास में लिया। उस समय मेरी समथिंग उम्र 9 या 10 साल होंगे, मैं बड़ी हो गई थी। और मेरी एजुकेशन काफी लेट से हुई। तो मैं पढ़ने में ठीक थी क्योंकि मैं आगे से नारी गुंजन से पढ़ के आई, तो पढ़ने में मेरा ये अच्छा हो गया। लेकिन एज के हिसाब से मेरी क्लास बहुत ही नीचे थी। तो इसी अनुसार टीचर ने देखते हुए मुझे 2 क्लास आगे कर दिया। मतलब 1 से डायरेक्ट थर्ड, थर्ड से डायरेक्ट ये फोर्थ, मतलब 5 में कर दिए, वो भी नहीं पढ़े कि मतलब लेवल मेंटेन हो, क्योंकि हमें मैट्रिक भी देने थे ना। तो लेवल मेंटेन होने के लिए उन्होंने मेरी क्लास आगे कर दी। उसी तरह से हमारी पढ़ाई चलते रही। और जो फिर बाद में नारी कुंजन तो चली गई, जो कि कॉपी किताब का भी देता था, कि अभी कहाँ से लाए। लेकिन सरकारी में भी एक ऐसा होता है कि पोशाक राशि आप लोग जानते हैं, छात्रवृत्ति मिलते हैं 8वीं तक। तो वो जो ड्रेस के लिए मिलते थे, तो उसमें मैं एक ही ड्रेस लेती थी, बाकी के पैसे बचाकर अपनी कॉपी किताब पेंसिल में रखती थी। एक ही ड्रेस लेती थी और उसको पहन के जाती, रात में आके उसको धुल देती, सुबह में फिर मैं वही पहन के जाती थी। क्योंकि मुझे गंदे चीजें भी पसंद नहीं थे, और मुझे लगता था कि मेरे पास एक ही ड्रेस है तो गंदे हो जाएंगे तो लोग कहेंगे कि गंदे कपड़े पहन के आती है। तो इसलिए मैं उसको रात को धुल देती थी, सुबह फिर से वही ड्रेस पहन के जाती थी। एक ही स्कूल ड्रेस मेरे पास था। उस तरह से मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखी, 8 तक तो मेरा वैसा ही चलता रहा। और जो भी पैसे आते थे स्कॉलरशिप पोशाक राशि, उसको जमा करते जाते, जैसे हर साल आते थे, हर साल आते हैं ना पोशाक के लिए, तो एक साल ले लिया उसको, बहुत कंटिन्यू 2-3 साल चलाया। बाकी जो पैसे इकट्ठा करके अपनी एजुकेशन पे लगाया, जो हमें कॉपी किताब किताब पेंसिल की जरूरत होती है उसको। लेकिन किताब तो सरकारी से ही मिलते हैं। तो इसलिए हमारी पढ़ाई को लेकर शुरू हुई। और उसके बाद जब मैं 5 क्लास में गई ना, तो नवोदय का फॉर्म भरी थी। तो उसमें भी ऐसा था कि फ्री में कोचिंग पढ़ाती है एक संस्था थी, अंबेडकर स्टूडेंट फोरम, जो कि सत्या का है, और वो दिल्ली में है न, तो दिल्ली में उसका ऑफिस और पटना में। हाँ, तो उसमें मैं पढ़ने के लिए गई, और वहां पे भी फ्री में पढ़ाया जाता था।
और उसके बाद नवोदय की तैयारी करवाई जाती थी। नवोदय की तैयारी में मुझे ऐसा था कि मैंने एग्जाम भी दिया, तैयारी भी किया था, लेकिन बाद में मेरे फैमिली में मैंने बताया कि कोई पढ़े लिखे नहीं थे, तो कोई रिजल्ट चेक करके नहीं बताया कि हमारा क्या रिजल्ट आया, क्योंकि किसी को देखने ही नहीं आया कि क्या रिजल्ट आया, तो उसका पता नहीं चला। लेकिन मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई। जब मैं 5 क्लास में गई सरकारी स्कूल से, तो वहां नवोदय के माध्यम से संस्थाओं से जुड़ी, और मीटिंग ट्रेनिंग, जैसे कि हर रोज पढ़ाई होती थी, बाकी वीक में एक दिन संडे पड़ता था, तो हर संडे को मीटिंग रखी जाती थी जिसमें हम लोग जाते थे। तो और भी नॉलेज दी जाती थी हमें कि क्या है, हमारे राइट्स क्या है, हमें कौन कौन से अधिकार है, अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सो कहीं कहीं दूर भी ले जाया जाता था हम लोग को मीटिंग के लिए। फिर मैं वहीं पे देखिए आगे गई कोई मीटिंग में, तो मुझे एक फुटबॉल गेम के बारे में पता चला जिसमें लड़कियां भी खेलती थी। तो फिर वहां से मेरी चाह शुरू हुई कि मैं भी खेलूंगी। लेकिन मैं लड़की थी, से थी कि मुझे कैसे शॉर्ट ड्रेस पहनने तो देंगे नहीं, उसमें छोटे कपड़े पहनना होता है। लेकिन हमने वहां भी किया और अब फैमिली को कन्विंस किया। तो मेरी ऑफिस से मैसेज आ रही है, कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर कर लूंगी। आ, तो फिर मैं 5 क्लास से ही जुड़ी, और सो दीदी मैं फुटबॉल खेलना भी शुरू की, और फुटबॉल में भी काफी अच्छा। सॉरी सॉरी, एक्चुअली मेरा ऑफिस से मेल आ रहा है, तो वो मैं नोटिफिकेशन पढ़ रही हूँ, ऊपर से दिखा रहा है। कोई ना। तो फिर फुटबॉल के कुछ सवाल है आपका? हाँ, तो कुछ सवाल है? मतलब बोला। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी बचपन है मेरा, अभी जर्नी बाकी है पूरा। ठीक है। आप बताओ, हाँ। दीदी क्या सुन सो रहे हैं? दीदी थोड़ा धीरे धीरे, दीदी ठीक थोड़ा है। आराम से बोलो। ठीक है। तो मैं फुटबॉल खेलने लगी, फुटबॉल में भी टीम बनाई। क्या हुआ? कुछ नहीं दी। आवाज आ रही है? यस। ठीक है। मैं फुटबॉल खेलने लगी, लड़कियों का टीम बनाई, और मैं बहुत जगह जाके ट्रेनिंग ली। दिल्ली में ही युवा केंद्र है, वहां पे जाके फुटबॉल की ट्रेनिंग ली। और फील्ड में जाती थी साइकिल चला के, सुबह उठ के 15 किलोमीटर दूर, मुझे साइकिल चलाना आता था, तो मैं साइकिल चला के 15 किलोमीटर दूर जाती थी शॉर्ट ड्रेस पहन के। तो उसमें भी प्रॉब्लम होता था हमें। और कुछ लड़के थे, जब मैं यंग होने लगी उस समय, तो कुछ लड़कियों को मेरे पे नजर पड़ी। तो ऐसा था कि वन साइडेड लव के चक्कर में उनको लगता था कि ये लड़की कहाँ जाती है, क्या करती है, इस तरह से। तो हमारे जो टीचर होते थे, तो उनको ऐसा लगता था, मतलब एक्चुअली वो लोग मुझे मतलब ये करना चाहते थे, लेकिन मैं कोई किसी को भाव नहीं देती थी, क्योंकि मेरा लक्ष्य वो नहीं था। तो उनको ऐसा लगा कि ये किसी से नहीं। तो एक मेरे टीचर थे जो कोचिंग कराते थे, नवोदय वाला, और साथ ही फुटबॉल का। तो उनका वो ना कम सुनते थे, बहुत ही कम सुनते थे, और वो ऐसा फील करते थे कि मेरा जन्म लेना ही बेकार है, मैं क्यों पैदा लिया, मैं कुछ सुन नहीं पाता हूँ। अगर मैं उनसे कुछ सवाल, देखो एक फ्री में एक तो पढ़ाते थे, और हम उसमें भी बढ़िया टीचर ढूंढे कि पूरा अच्छी तरह से सुने वगैरह, तो हमें नहीं मिलते। तो उनसे जो भी हमें सवाल रहता था, क्वेश्चन रहता था, तो उनके कानों में जाके जोर से बोलते थे, सर ये क्वेश्चन, या तो लिख के बोर्ड पे लिख के बताते थे, ये हमको सवाल का हल चाहिए। तो वो मुझे बताते थे। तो उनके प्रति एक अलग सा हम सारे बच्चों को लगाव हो गया था, कि उनको ऐसा फील ना होने दे कि वो हम लोगों से अलग है, वो कम सुनते हैं तो क्या हुआ। तो इसलिए तो उनको ऐसा था कि ऐसा है तो ये इसको टीचर से ही कुछ ऐसा होगा। सो कि उन्होंने बीच रास्ते में, हम लोग पढ़ के आते थे, तो कुछ लड़के हम लोग को छेड़ते थे, हमने टीचर को बताया, तो टीचर ने बोला कि ठीक है ऐसा करना, हम लोग उनको भैया बोलते थे जो टीचर हमारे थे, तो बोले ऐसा करना, हम साथ चलेंगे जहां तक तुम्हारी ढुलगांव आती है, जहां से तुम्हारे गांव शुरू होता है वहां तक हम साथ जाएंगे, फिर उसके बाद अपना घर चले जाए। हम अपने रास्ते जो वो जाते थे, तो वैसे ही जाते थे। तो एक दिन हमारे गांव का ही लड़का, जो मुझे वन साइडेड, उसको शायद लव था, सो कि उसने मेरे टीचर को पकड़ा और बहुत गंदे तरीकों से उसे पीटने लगा, मतलब जो टीचर को। और जब पीटने लगा तो मुझे आवाजें पता चली चिल्लाने की। तो मैं अपना सारा बुक्स, जो हमारे बैग थे, मैं उसको फेंकी और दौड़कर फाइट करने चल गई मेन रोड पे। वहां बहुत सारी गाड़ियां थी, बहुत सारे हमारे गांव के लोग थे, सब इकट्ठे हो गए, भीड़ हो गए। सो मैंने अपने गांव का जो लड़का था उसको धक्का दिया, और मैंने सवाल किया, क्यों मार रहे हो, इन्होंने क्या किया है।
तो उसने बोला तुम्हारा इसके साथ चक्कर होगा, तभी तुम मतलब इतना ये कर रही, तुमको क्या फर्क पड़ता है मैं इसको मारूं या पीटूं। उसको गंदे तरीकों से मारा था कि आंख और मुंह होते सारे से ब्लड आ रहे थे। तो वहां पास में नदी भी था। पुनपुन नदी के नाम से शायद आप लोग पढ़े होगे तो जानते होगे। तो वो बोलता था नदी में फेंक देंगे, तुम क्या कर लोगी, तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो हमने बताया एक स्टूडेंट और छात्र का रिलेशन है, तुमको क्या मतलब, तुम कौन होते हो। तो ये सारे चक्कर वहीं पे होने लगे मैटर। अब बहुत सारे झगड़े हुए। मैं धक्कम धुक्का भी हुआ, मैंने उसको ठेला, उसने मेरे को ठेला, ऐसा वैसा। फिर मेरे ये गांव के लोग जाने, हमारे जो रिलेटिव होते जो चचेरे भाई होते उन लोग जाने, तो मेरे को 2 थाप वहां पे दिया, मेरा बाल पकड़ के लेके मेरे को घर आया। मेरे जो चचेरे भाई थे। और घर पे बहुत सारी ड्रामा क्रिएट किया, बेटी बिगड़ गई है, लड़कों से फाइट करती है रोड पे, पढ़ने जाती है, क्या करती है, अपना गांव का लड़का है, उसका मतलब उसका साइड लेना चाहिए ना कि टीचर का। मैंने घर पे बोला मैं क्यों अपने गांव के लड़का का साइड लूं, उसने गलत किया, हमारे टीचर ने गलत नहीं किया, सो मैं उसको क्यों, उसका साइड क्यों लूं। हमने घर पे बताया कि ये लड़का ऐसा ऐसा करता था उस, लेकिन मेरे साइड से कुछ नहीं है, तो शायद इसी कारण उसने किया। तो ये लफड़े हुए। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे इसी दौरान मुझे कैद कर दिया। मतलब घर वालों को इतने लोगों ने भड़का दिया, गांव वालों ने, कि आपकी बेटी तो फाइट करती है, लड़कों से लड़ती है। तो घर वालों को कान भर दिए, तो घर वालों ने मुझे घर में पैक कर दिया और मेरी पढ़ाई बंद हो गई। पढ़ाई बंद हो गई तो फिर मैं बोला अब कैसे निकलूं, कैसे पढ़ूं, हमारे सपने तो कैद हो गए हैं इन लोगों के कारण। तो फिर हमारे पास फोन भी नहीं थे उस समय, पर घर पे एक फोन रहती थी। फोन से संस्था की जो हेड थी उनको मैंने कॉल किया, नंबर मुझे याद था। अब बोली कि दी ऐसा ऐसा है और मुझे घर में कैद कर दिया, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, हमारे यहाँ वॉशरूम नहीं थी, वॉशरूम भी जाते थे, तो कोई तो ना साथ में होना चाहिए ऐसा, लेकिन पढ़ाई के लिए या खेल के लिए, फुटबॉल के लिए बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो हमने कॉल किया, संस्था की हेड प्रतिमा जो है, गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच संस्था है, उनकी हेड प्रतिमा पासवान है। तो उनको हमने कॉल किया और उनसे बोला, ये सारी चीजें मैंने बताई कि हम सच हो रहा है, मुझे पढ़ना है दीदी, मुझे मेरे फैमिली को आके बात करो। उन्होंने मेरे घर पे आए और मेरे फैमिली से बात किया, हमने भी बात किया और उनको अपने आप पे भरोसा दिलाया और एक मौका मांगा कि मैं गलत हूं भी नहीं, और आप लोगों के बहकावों में मुझे कैद किए हो, लेकिन एक चांस दो, इन लोगों का भी मुंह चुप करेंगे और आपका भी नाम रोशन करेंगे। और संस्था वालों के कहने पे, हमारे कहने पे, हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया वो मौका। तो वो मौका मिला। तो फिर बोला फैमिली ने, ठीक है, तुम तुम्हारा पढ़ाई का खर्चा तुम खुद उठाओगी, हमारी तरफ से 1 रुपए नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है। और उसके बाद कोई गलत चीज नहीं सुन सकते हैं, आज के बाद से अगर सुना तो मैं शादी कर दूंगी तुम्हारी। तो मैं बोली ठीक है। मैं पढ़ाई के लिए रही कंटिन्यू, पढ़ाई करते रही, और संस्था ने ही मुझे एक फेलोशिप चालू कर दिया जो कि 1500 रुपये महीने में मुझे मिलते थे। तो मेरे लिए काफी था 1500 रुपये। उस 1500 रुपये से मैं 12th भी कंप्लीट कर ली। लेकिन बीच में फिर चीजें आने लगी कि अब लड़की जवान हो गई है, क्योंकि हमारी दीदी का शादी 13 साल में हुई, बाल विवाह। तो हमारी भी उनको बाल विवाह करने का ही पूरा इरादा था। तो शादी के लिए लड़के ढूंढने लगे मेरे लिए, मेरे 10th भी नहीं हुए थे लेकिन मुझे पढ़ना था, शादी नहीं करनी थी उस समय। हाँ, मैं मना करती थी मुझे शादी नहीं करना है, फिर भी लड़के वाले आ जाते थे देखने के लिए। तो 1-2 बार तो सामने से देखे, और आए सामने से। जब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लड़का वाला आता है देखने, और वो आपसे सवाल करेंगे, आपको तैयार वगैरह करके पूरा गुड़िया की तरह सामने खड़ा कर दिया जाएगा, उनके सवाल का जवाब दीजिए ऐसा। तो वो पूछते थे, तो मैं डायरेक्ट मेरा नाम वगैरह पूछते थे, मैं नाम तो बता देती थी, फिर बोलती थी डायरेक्ट, मैं बोलती थी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जबरदस्ती इन्होंने यहाँ खड़ा किया है, मैं ऐसा बोलती थी। तो क्यों शादी नहीं करनी, बोले मुझे पढ़ना है। और तो उनके सवाल आए थे, क्या पढ़ाई के बाद आप शादी नहीं कर सकते हो। बोले नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे भी शादी ही नहीं करना है। तो ऐसे में फैमिली को हुआ कि ये तो मेरा नाक कटवा रही है, ऐसा वैसा। फिर भी फैमिली बाज नहीं आया, दूसरे रिश्ते भिजवाए। दूसरी बार मैंने क्या किया कि रिश्तेदार जो आते हैं, रिश्ते वाले, वो मेरे घर पे आए, मैं घर से भागी रही। मतलब बाहर, गांव से बाहर नहीं भागी थी, गांव में मेरी फ्रेंड थी लड़की, मैं उसके घर पे छुपी रही।
जब तक वो रिश्तेदार जो आता है देखने के लिए आया था मुझे, लड़के वाले, वो जब तक वापस चले नहीं गए तब तक मैं घर नहीं आई। फिर वो लौट के चले गए कि लड़की तो है ही नहीं। उसके बाद जब मैं घर गई, मुझे भयंकर पिटाई लगी। मुझे बहुत पीटा, मतलब मुझे पीटा गया। तो मैं सोची चलो पिटा, मतलब अब ये मार तो सह लूंगी, लेकिन शादी वाला तो मुश्किल था ना, ये तो टल गया ना। इसी तरह फैमिली भी समझ गई कि ये लड़की भी शादी नहीं करेगी। ऐसा ही दो तीन बार चीजें हुई। मैंने शादी नहीं किया। उसी दौरान मैंने 10th किया, तो मैं 10th में भी अच्छे नंबर से पास हुई। और वहां पे मुझे फिर 10,000 रुपये मिले। तो वो मेरे पढ़ाई के लिए, आगे के लिए हेल्प हो गई। और जब मैं 12th की, तो 12th में भी अच्छे नंबर से फर्स्ट डिवीजन से पास हुई। तो फैमिली को एक यकीन होने लगा कि लड़की हर वक्त अच्छा नंबर ला रही है, पढ़ रही है, और हमारे घर में कोई पढ़ी लिखी भी नहीं है, यानी इसके अंदर कुछ तो है। टीचर लोग भी बोलते हैं, टीचर पेरेंट्स मीटिंग में बुलाते थे तो जाते थे। तो मैं अपने स्कूल की मॉनिटर भी थी, और फुटबॉल खेलती थी, तो वहाँ की कैप्टन भी थी। तो मुझे सम्मानित किया जाता था, मेडल मिलता था, मैं घर पे लाती थी। फुटबॉल खेलती थी तो बड़ा बड़ा ट्रॉफी मिलता था मुझे, मैं घर पे लाती थी, दिखाती थी उनको, तो वो खुश होने लगे इन चीजों से। फिर उन्होंने भी मुझे मौका दे दिया, मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं किया। इस तरह मेरी 12th भी कटी। 12th में भी मुझे 25, हमारी सरकार हमारे तरफ बिहार में 12th पास करने पे 25,000 रुपये देते हैं, फर्स्ट डिवीजन अगर आपका आता है तो वहां से मुझे पैसे मिले। सो मेरी यहाँ तक की जर्नी कंप्लीट रही। और आई ग्रेजुएशन की बात, तो फिर मुझे था कि अब कैसे पढूं मैं, अभी तो सारे पैसे खत्म भी मैंने कर दिया। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे संस्था की एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि मैं 5 क्लास में थी तब से संस्था में चली गई, समझो मेरा बचपन संस्था में गया है। आप लोग जैसे छोटी थी, आपसे ज्यादा छोटी थी तभी मैं संस्था में गई थी। तो मुझे संस्था की समझ हुई थी, वहां के कामों का समझ हो गया था। तो मैं उसी लाइन में अप्लाई की जॉब के लिए। सो मुझे 3 जगह से जॉब ऑफर आए, और तीन तीन जगह मैंने अपना रिज्यूम डाला और इंटरव्यू दिया, मेरा 3 जगह ही सिलेक्शन हो गया। लेकिन मैंने एक जगह चुना, जो कि युवा फाउंडेशन के बारे में मैंने पहले बताया आपको, क्योंकि वहां पे विमेन एम्पावरमेंट पर काम होती थी। तो इसलिए हमने वो चुना कि हम महिला हैं और महिलाओं के अधिकार पे काम करेंगे, जो हम जैसे फेस किए हैं समस्या, वैसे ही हम दूसरे को ना फेस करने दें। तो इस पे हमने काम किया, और वहां से हमारी शुरुआत हुई ऑर्गेनाइजेशन। और अभी काफी अच्छा काम कर रही हूँ। आप मेरा नाम गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, कुंती कुमारी में, वहां पे भी मिलूंगी। फुटबॉल काम सबसे पहचानी जाऊंगी मैं वहां पे। अभी मैं एक्टिविस्ट के रूप में जानी जाती हूँ। आगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन खुद की बनाने की चाह है, ताकि मैं जिस तरह से स्ट्रगल की, चाहे वो गरीबी में हो, या भेद दलित को लेकर भेदभाव हो, या तो फैमिली से रोक टोक हो, और या फाइनेंशियली जो होती है, वो भी चीजें हमारे साथ रही, सारी कंडीशन रही। मैंने एक टाइम मार भात खा के पढ़ाई किया, एक टाइम भूखे रह के पढ़ाई किया, क्योंकि हमारी फैमिली को दोनों टाइम खाना नहीं मिलते थे। तो ऐसा, तो वो चीजें अब ना आना पड़े। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ, आज मैं वही कुंती हूँ, जो कि मैं अच्छा सैलरी पे काम करती हूँ, अच्छी पहचान हूँ। और जो कुंती एक खुद को पढ़ने के लिए, 25 रुपए के लिए इतना दिन उसको स्ट्रगल करना पड़ा था, आज मैं आप लोग जैसे 10 बच्चे को हम खुद पढ़ा सकते हैं। इतना काबिल तो मैं बन चुकी हूँ। बस यही है हमारी कहानी। फिर अभी और हमारी शादी के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। फिर से बताओ दीदी, फिर क्या? से बताओ, बहुत अच्छी शादी का बताओ। शादी का बताओ। सो देखो, हमारी शादी भी हुई, तो हमारी शादी, हमारी समझी, देखो डॉक्यूमेंटेशन पे तो देखा जाए तो मैं 22 साल से हूँ, 22 साल की हूँ। लेकिन मैंने पढ़ाई लेट से शुरू किया है, जो कि मैंने आपको बताया। तो उस समय जब मैंने एडमिशन करवाया सरकारी स्कूल में, तो उस समय मैं अपना एज कम करके लिखाई थी, क्योंकि अगर ज्यादा लिखाती तो जो क्वालिफिकेशन का डेट होता वो आगे निकल जाता, फिर मेरा एज, फिर जॉब वगैरह में दिक्कत होती। तो वो समझ सोच कर मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ कम करवाया। लेकिन मैं 26 साल की हूँ, और मैं अभी डॉक्यूमेंटेशन पे 22 साल की दिखती हूँ। तो हमने शादी अपना पूरा प्रॉपर एज पे किया है। अभी हमारी 20 मई को शादी हुई है, और हमने लव मैरिज किया है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई, उनके साथ जिनसे हमारी शादी हुई पहले से कोई लव था, बस एक अच्छा फ्रेंडशिप वाला दोस्त था, जो कि हमें भी नहीं पता था ये शादी में बदलेगी। और मेरी शादी की बात चलती थी बहुत। और
मैं भी रेडी थी कि चलो ठीक है यार, तब से फैमिली ये कर रहे हैं, अब तो खुद अपने पैरों पे खड़े हैं, कमा रहे हैं, फैमिली भी देख रहे हैं, अभी लाइफ मस्त चल रही है, शादी भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं। और अरेंज मैरिज ही करने का इरादा था, क्योंकि कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, जैसे कि मैंने बताया कि जिस शादी हुई है मेरे दोस्त थे, बॉयफ्रेंड नहीं था। तो ऐसा हुआ कि कई जगह से रिश्ते आए, देखे, मुझे पसंद किए, लेकिन पैसा मांगते थे बहुत ज्यादा। तो उतने पैसे नहीं थे, समथिंग लाख हमारे हार में ऐसा होता ये है कि लड़की वाले लड़कों वालों को पैसा देते हैं तो आपकी लड़की को लेकर जाएंगे शादी करके। तो ऐसे तो हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि 10 लाख 20 लाख हम दहेज दे के हम किसी के घर जाएं। और हमारा था कि हम दहेज क्यों दे, हम सब चीज में टैलेंट है, आपको लड़की चाहिए ना, सही, तो आप मुझे ले जाओ ना, दहेज क्यों। तो इस कारण 2-3 रिश्ते कटे। हाँ, तो मैं थोड़ी सी परेशान थी, मेरी फैमिली सोची, जब पहले रिश्ते आते थे ये खुद नहीं करती थी, अभी करना चाहती है, तो अभी पैसे के कारण शादी नहीं हो रही है। तो ये मैं ये चीजें, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड जो ये थे मेरे हस्बैंड, मैं उनसे सारी चीजें शेयर करती थी। उनका नाम उज्जवल, देखना उज्जवल ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है यार, क्या करें, समझ नहीं आता है, हर जगह से ऐसा ही। तो उसने बोला कि तुम शुरू से स्ट्रगल करते आई हो और इन चीजों के लिए क्यों ये करते हो? तुम तो इतनी अच्छी, तुमसे तो कोई भी शादी कर लेगा यार। तो हम बोले अच्छा। तो उसने अपने मामा के लिए, मतलब अपने मामा के लिए मुझे, मेरे लिए रिश्ता लेके आए वो, मेरे दोस्त, कि चलो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमको मामी बना लेती हूँ। मैं बोली अच्छा कैसे? तो मैं अपने मामा से शादी कराती हूँ। बोले ठीक है। पर देखना ऐसा था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे 4 सालों से, लेकिन हम लोग सामने सामने मिले नहीं थे, फेस टू फेस मिले नहीं थे। हम संस्था के माध्यम से दोस्त थे, लेकिन मिले नहीं थे। तो वो मुझे फर्स्ट बार मुझे देखने आए अपने मामा के लिए, बहुत सारे लोग के साथ शादी के लिए। तो वो मुझे देखे, तो मुझे देखे, मेरे विचार से पहले से ही वो सहमत थे।